बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल फाइन। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, an organization which is not to earn profit. This type of organization can be for social welfare purpose, for example education or healthcare purpose. उसकी लोकल लेवल पे एग्जांपल्स हमारे सिटी में मौजूद हैं, जैसे अल खिदमत फाउंडेशन है, शौकत खानिम हॉस्पिटल, एनी स्पोर्ट्स क्लब एट्सेट्रा। देन वी नीड टू नो कि ऐसे जो इदारे हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या कोई भी एनजीओ होती है, उसके सोर्स ऑफ इनकम कौन कौन से होते हैं। सो दे कैन बी डोनेशंस, फंड्स और गिफ्ट्स, एनुअल मेंबरशिप फी या एनुअल सब्सक्रिप्शन फी, दोनों का एक ही मतलब है। फिर होता है कि प्रॉफिट फ्रॉम एनी कैफे, स्टॉल और शॉप, कि उन्होंने कोई ऐसा सोर्स रखा होता है जहाँ से वो प्रॉफिट अर्न करते हैं और उस प्रॉफिट को अगेन उस एनजीओ, उस इदारे की वेलफेयर में खर्च करते हैं। फिर एक चीज़ है लाइफ मेंबरशिप फ़ी। लाइफ मेंबरशिप फ़ी आपके लिए एक नई चीज़ होगी, इस पे हम थोड़ी देर में डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो क्वेश्चन हमने किया फाइनल अकाउंट्स का, उसमें डिफरेंट टर्म्स थी, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो क्वेश्चन होगा इसमें टर्म्स थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। सो कौन कौन सी हैं वो हम सीखते हैं। जैसा कि पहले हम कहते थे कैश बुक इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन, अब कैश बुक को यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिसीव्स एंड पेमेंट्स बुक या रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। इसी तरह से पहले हम कहते थे कैपिटल, अब उसका नाम हम रख देंगे कैपिटल फंड या एक्यूमुलेटेड फंड, बोथ आर सेम। तो कैपिटल का ऑल्टरनेटिव आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से जो पहले हम बनाते थे इनकम स्टेटमेंट, अब यहाँ पे उसका नाम रखा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड सो ऑन। जो पहले प्रॉफिट होता था अब उसका नाम है सरप्लस व्हेन इनकम्स आर मोर देन एक्सपेंसेस, और पहले जो लॉस होता था अब उसका नाम है डेफिसिट व्हेन इनकम इज लेस देन एक्सपेंसेस, मींस एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए। देन हमने सीखना है कि फाइनल अकाउंट्स कौन कौन से बनाने हैं व्हेन टू प्रिपेयर फॉर एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने फाइनल अकाउंट्स कौन कौन से बनाने हैं जो क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। सो हियर इज रिसीव्स एंड पेमेंट्स बुक। हमें कहा जाएगा कि रिसीव्स एंड पेमेंट्स बुक बना दें, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये बना के दी होती है या हमसे बनवा ली जाएगी। देन सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमें रिक्वायर किया जा सकता है बनाएं, या बाज़ दफ़ा होता है कि कहा नहीं होता लेकिन हमें ये बताना पड़ता है। इसी तरह से ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट सिंपली जैसे हम पहले बनाते थे सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, वैसे ही हम बनाएंगे फॉर एनी शॉप और कैफे। देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाया करेंगे एंड सो ऑन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इनके फॉर्मेट्स क्या हैं वो हम थोड़ी देर में सीखते हैं। सो हियर इज सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सो इसको समझने के लिए आपने ज़हन में रखना है कि सब्सक्रिप्शन एक सोर्स ऑफ इनकम है फॉर एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सब्सक्रिप्शन इज एज एन इनकम सोर्स। तो इसके ओपनिंग बैलेंसेस को समझें। जो बैलेंस इसका डेबिट साइड पे आ रहा है, दिस इज ओपनिंग एक्रूड या रिसीवेबल, मीन्स कि वो इनकम, वो सब्सक्रिप्शन जो अभी हमें रिसीव नहीं हुई, इट मीन्स दैट इज रिसीवेबल। और रिसीवेबल एसेट होता है, सो एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे हम लिखते हैं। सो ओपनिंग एक्रूड या ओपनिंग रिसीवेबल। एक्रूड वर्ड जो है इसको आपने ध्यान से समझना है कि एक्रूड वर्ड अगर तो एक्सपेंस के लिए है तो इसका मतलब है पेएबल, अगर यही वर्ड इनकम के साथ आ जाए इट मीन्स रिसीवेबल। उसके बाद अगर ओपनिंग रिसीवेबल या ओपनिंग एक्रूड डेबिट साइड पे है तो क्लोजिंग एक्रूड या रिसीवेबल वो क्रेडिट साइड पे हम
लिखेंगे। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में हमें गिवन होते हैं, बाज़ दफ़ा स्टेटमेंट्स में लिखे होते हैं। सो हमने डेट्स को देख के हाईलाइट करना होता है कि ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग है। एंड ओपनिंग प्री रिसीव्ड मतलब एडवांस रिसीव्ड, an amount which is received in advance. So keep in mind जो प्री रिसीव्ड अमाउंट होती है दैट इज लाइबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन की वो लाइबिलिटी होती है कि या तो हमें वो पैसे वापस करने पड़ेंगे या हमें वो बेनिफिट देना पड़ेगा जो हम हमारी कमिटमेंट है, जो इदारे की कमिटमेंट है। सो ओपनिंग प्री रिसीव्ड इट इज लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। दिस इज बेसिक डबल एंट्री। अच्छा, अगर ओपनिंग प्री रिसीव्ड क्रेडिट साइड पे है तो फिर क्लोजिंग प्री रिसीव्ड डेबिट साइड पे शो हो रही होगी, दैट इज क्लोजिंग डेट की लाइबिलिटी। तो इस तरह से 2 ओपनिंग बैलेंसेस हो गए और 2 क्लोजिंग बैलेंसेस हो गए। ये जो अमाउंट है जो इस वक्त आपको हाईलाइट की जा रही है कि दिस इज टोटल रिसीव्ड अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर। बैंक मीन्स के जितनी भी अमाउंट हमें रिसीव हुई वो बैंक में डेबिट होगी और सब्सक्रिप्शन अकाउंट उसके साथ क्रेडिट होगा। इसकी डबल एंट्री बड़ी सिंपल है कि वो अमाउंट जो हमें रिसीव होती है उसकी डबल एंट्री क्या होती है, यदि बैंक डेबिट और इनकम अकाउंट क्रेडिट, तो ये वो अमाउंट है। इसके बाद ये जो अमाउंट आपको नज़र आ रही है इसका क्या मतलब है कि देखें इस वक्त क्रेडिट साइड पे 3 वैल्यूज़ हो गई हैं और डेबिट साइड पे ये 2 वैल्यूज़ हैं। तो इन 3 वैल्यूज़ और ये 2 वैल्यूज़, ये वाली स्टार्ट और एंड वाली, दोनों साइड्स का जो डिफरेंस होगा दैट इज दिस वन अमाउंट। यहाँ पे लिखा भी हुआ है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मीन्स के दोनों साइड्स का जो डिफरेंस होता है। सो ये जो अमाउंट होगी जो दोनों साइड्स का डिफरेंस निकलना है, दिस अमाउंट इज ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो सब्सक्रिप्शन अकाउंट को अच्छे से समझ लें। इट्स एन इनकम अकाउंट। इसके ओपनिंग बैलेंसेस कैसे आने हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस कैसे आने हैं, ये रिसीव्ड अमाउंट है ड्यूरिंग द ईयर। तो दोनों साइड्स का जो डिफरेंस है दिस वन अमाउंट दिस विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, कैसे बनना है, वो थोड़ी देर में इसका फॉर्मेट आ जाता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन इनकम शो होनी है दैट इज दिस वन अमाउंट। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट फॉर एनी कैफे और शॉप और स्टॉल और रेस्टोरेंट। तो ये क्या है कि किसी भी एनजीओ या वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने एक सोर्स ऑफ इनकम रखा होता है कि जहाँ से वो प्रॉफिट अर्न करें और उस प्रॉफिट अमाउंट को अगेन उस ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर के लिए खर्च करें। तो ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने सोल ट्रेडर के लिए बनाया था कि जी सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करके ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने याद रखना है कि अगर कोई एक्सपेंस दिया हुआ हो विच इज़ रेलिवेंट फॉर दैट कैफ़े और शॉप, तो वो एक्सपेंस हमने अलग करके यहाँ पे लेस करवाना है और नेट प्रॉफिट तक पहुँचना है। अगर कोई ऐसा एक्सपेंस ना हो तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा यही इसका फाइनल प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर कोई एक्सपेंस हो फॉर रेलेवेंट टू दैट कैफे और शॉप तो फिर वो जो एक्सपेंसेस हैं वो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद लेस होने हैं और हमने फाइनल फिगर विच इज़ अ नेट प्रॉफिट यहाँ तक पहुँचना है। और ये जो नेट प्रॉफिट की अमाउंट है या फाइनल प्रॉफिट की अमाउंट है, दिस प्रॉफिट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज अ सोर्स ऑफ इनकम। इसके बाद जी, सो हियर इज द फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये फॉर्मेट कैसे बनता है, इसका नाम हमने पहले सुन रखा है। तो फॉर्मेट कैसे बनता है, जैसा कि इसके नाम में ही 2 चीज़ें हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग दी इनकम्स। तो डिफरेंट जो इनकम्स होंगी, जहाँ जहाँ से इनकम आई होगी वो मैंने लिस्ट यहाँ पे कंप्लीट कर देनी है, जैसा कि एनी डोनेशन, फंड्स, गिफ्ट्स, वो अमाउंट आ गई। एनुअल सब्सक्रिप्शन, जो हमने थोड़ी देर पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सीखा तो उसमें आपको हाईलाइट किया गया था
कि सब्सक्रिप्शन की कौन सी अमाउंट है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी, दैट इज ऑन द डेबिट साइड नॉर्मली। तो वहाँ से वो अमाउंट उठा के हमने यहाँ पे लिख देनी है। फिर ये लाइफ मेंबरशिप फ़ी, ये अमाउंट यहाँ पे आनी है। लाइफ मेंबरशिप फ़ी के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं कि ये है क्या, लेकिन इतना ज़हन में रखें कि ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है और इसकी एक अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आनी होती है। फिर जी प्रॉफिट फ्रॉम कैफे और शॉप, कि अभी जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है और उसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा, दैट प्रॉफिट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम, और ये इनकम के लिस्ट में हम यहाँ पे काउंट करेंगे। इन सब को ऐड करके ये जी टोटल इनकम बन गई, ये वाली, ये टोटल इनकम बन गई। इसके बाद एक्सपेंडिचर्स को हमने लेस करवाना है। सो डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, जैसा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की कोई बिल्डिंग है जो कि रेंट पे ली हुई है, डिफरेंट यूटिलिटी बिल्स हैं, कोई स्टाफ रखा हुआ उसकी सैलरीज हैं, तो इस तरह के एक्सपेंसेस यहाँ पे लेस होने हैं। फिर बिल्डिंग या इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन, के जो अपनी उनकी बिल्डिंग है या कोई इक्विपमेंट है इस तरह का, तो उसकी जो डेप्रिसिएशन है दैट इज एन एक्सपेंस, वो यहाँ पे लेस होना है। एनी मेंटेनेंस एक्सपेंस एटसेट्रा। तो डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेंगे। तो जितना हमारा नॉलेज है अकाउंट्स का या फाइनल अकाउंट्स हमने बार बार बनाना सीखे हुए हैं, तो इंशाल्लाह वो समझ आ जाया करेगी, नो वरी। अब डिफरेंट जो एक्सपेंडिचर्स हैं इनको टोटल किया तो इसने लेस होना है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी। तो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर्स। तो अगर तो इनकम ज़्यादा है तो सरप्लस, सरप्लस, और अगर इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए हैं तो डेफिसिट। डेफिसिट मींस लॉस और सरप्लस मींस प्रॉफिट, लेकिन हमने प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे लिखना नहीं है, जो लिखना है वो है सरप्लस और डेफिसिट। नेक्स्ट, हियर इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि हम सोल ट्रेडर फाइनल अकाउंट्स में बनाते थे, और इसका जो मेन थीम है वो हमें पता है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मैंने टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, इसको प्रूव करना होता है। तो यहाँ पे जो कैपिटल है, कैपिटल का नाम मैंने रख देना कैपिटल फंड या एक्यूमुलेटेड फंड एंड प्लस लायबिलिटीज। तो देख लें बिल्कुल वैसा ही है कि पहले नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स अगर यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन वगैरह होगी तो जाहिर बात है वो कॉस्ट में से हम लेस कर दिया करेंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू फाइनल हमने करनी है वो नॉन करंट एसेट्स की नेट बुक वैल्यू नहीं है, ये आपने ध्यान में रखना है। फिर करंट एसेट्स, जैसे कैफे का जो स्टॉक है अनसोल्ड स्टॉक या एक्रूड सब्सक्रिप्शन, वो सब्सक्रिप्शन जो क्लोजिंग डेट पे रिसीवेबल है, दैट इज करंट एसेट, एक्रूड सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। देन बैंक बैलेंस, अगर ऑर्गेनाइजेशन के बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है वो हमारा करंट एसेट होता है। सो इस तरह से टोटल नॉन करंट एसेट्स एंड टोटल करंट एसेट्स, ये हो गया जी टोटल एसेट्स। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज, देयर कैन बी एनी लोन, वो आ जाएगा। देन करंट लाइबिलिटीज, पेएबल्स फॉर कैफे स्टॉक, के सप्लायर से हमने माल लिया हुआ है और अभी उसकी पेमेंट करने वाली है, सो दैट इज अ पेएबल। फिर pre-received subscription, and keep noted this is on the closing date, any advance received subscription amount, closing date पे जो advance received amount होगी that is a liability, तो वो हमने current liabilities में show करना है। तो इस तरह से ये total liabilities आ गई। then accumulated fund या capital fund, ये amount आ गई। इसमें जो सरप्लस आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, अभी हमने पहले बनाना सीखा, तो सरप्लस जो होगा उसने यहाँ पे ऐड हो जाना है, और अगर डेफिसिट होगा मींस लॉस, तो उसने लेस हो जाना है। बिल्कुल वैसे जैसे सोल ट्रेडर में हम क्या करते थे, कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे और नेट लॉस को लेस करते थे, तो यहाँ पे सरप्लस ने ऐड हो जाना है और डेफिसिट ने लेस हो जाना है। उसके बाद यहाँ पे एक नई चीज आ रही है, लाइफ मेंबरशिप फंड। तो लाइफ मेंबरशिप फंड की यहाँ पे कौन सी अमाउंट आनी है, ये थोड़ी देर में जब हम लाइफ मेंबरशिप फंड की स्लाइड देखेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप थोड़ा सा सब्र करें। लाइफ मेंबरशिप फंड की एक अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी, तो इन सबको ऐड करके ये टोटल हो गया। तो इस तरह से टोटल एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू
liabilities plus capital fund. Next, लाइफ मेंबरशिप फंड. लाइफ मेंबरशिप फंड क्या है? तो इस पे हमने बहुत शुरू में इसका इंट्रो दे दिया था, लेकिन अब ज़रा डिटेल से बात करते हैं. तो देखें, जब हम किसी मेंबर से इस तरह से अमाउंट ले लेते हैं, एक बिगर अमाउंट ले लेते हैं, और उसको आने वाले कई साल हमने फिर मेंबर मेंटेन करना होता है या रिटेन करना होता है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो पढ़ते हैं, an amount received from the member for several years and he or she is retained as member for life, means 15 to 20 years. यहाँ पे समझने वाली बात है कि देखें, हम कह रहे हैं कि मेंबर फॉर लाइफ, तो हम इसको लाइफ मेंबर ज़रूर कहते हैं, लेकिन अगेन उसका हमने एक टाइम पीरियड काउंट किया होता है कि दिस इज़ फॉर हाउ मेनी ईयर्स. इसका ये मतलब नहीं है कि जी फॉर लाइफ मीन्स के टिल डेथ, ऐसा नहीं है. तो हमने एक नंबर ऑफ़ ईयर्स ज़रूर काउंट किए होते हैं कि ये जो हम मेंबर बना रहे हैं फॉर सेवरल ईयर्स, ये कितने साल हैं, ताकि उसकी हम एक अकाउंटिंग कर सकें. अगर ये नंबर ऑफ़ ईयर्स काउंट नहीं करेंगे तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो ये हमने पॉइंट समझना है. तो करते क्या है कि जितनी भी हम टोटल अमाउंट लेते हैं, जैसा कि ये नीचे एग्जांपल से आप जल्दी बात समझेंगे. सपोज हमने $10,000 लिए हैं फ्रॉम एनी मेंबर, और हमने, हमारी पॉलिसी है कि हम उसको 10 साल के लिए मेंबर मेंटेन करेंगे. अब ये जो $10,000 है, दिस इज़ नॉट फॉर 1 ईयर, दिस इज़ फॉर 10 ईयर्स. तो मैं क्या करूँगा, अब मैंने क्या करना है, 10,000 को डिवाइड करना है 10 से, आ गया 1,000. अब ये जो 1,000 है, दिस इज करंट ईयर्स इनकम, करंट ईयर्स इनकम. तो ये जो 1,000 अमाउंट है, दिस विल बी शोन in income and expenditure account as an income source from life membership fee. जैसा कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट दोबारा देख सकते हैं, तो वहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जी इनकम की लिस्ट में लाइफ मेंबरशिप फ़ी की एक अमाउंट शो होनी है. तो सपोज 10,000 वाली अगर एग्जांपल हमारे सामने हो, तो हम 1,000 जो है वो शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. इसके बाद जो रिमेनिंग 9,000 है, रिमेनिंग 9,000, अब ये आने वाले 9 ईयर्स के लिए है. तो ये जो 9,000 है, दिस विल बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आफ्टर एक्यूमुलेटेड फंड या कैपिटल फंड. जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट देखा, तो उसमें हमने देखा कि कैपिटल फंड के बाद लाइफ मेंबरशिप फंड के नाम से एक अमाउंट शो होनी है. तो 10,000 वाली इलस्ट्रेशन के मुताबिक वहाँ पे कौन सी अमाउंट शो होगी, दैट इज 9,000 विच इज फॉर फ्यूचर ईयर, फ्यूचर ईयर्स. तो इसी इलस्ट्रेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि टोटल रिसीव्ड अमाउंट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. 1 year's amount is treated as an income in income and expenditure account, and remaining amount is treated as deferred income in statement of financial position after accumulated fund. Deferred income means an income received today, but that income is for future, not for current year, current time period. That income is for future. तो ये होती है deferred income. यहाँ पे एक आपको पॉइंट समझाया गया जो कि आपको पहले भी पता है, हाउ टू फाइंड मिसिंग वैल्यू ऑफ कैपिटल और एक्यूमुलेटेड फंड. बाज़ दफ़ा क्या होता है कि क्वेश्चन में हमें कैपिटल की अमाउंट नहीं दी होती, मिसिंग होती है. तो और ये जो मिसिंग वैल्यू होती है, आपने ज़हन में रखना है कि ये नॉर्मली ओपनिंग कैपिटल होता है. ओपनिंग कैपिटल जो हमने फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल जो है वो तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वैल्यूज प्लस माइनस करके बनते हैं. तो क्वेश्चन में हमने बड़े ध्यान से देख लेना है कि हाँ भाई, ओपनिंग डेट का कैपिटल या कैपिटल फंड हमें दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ. तो अगर कैपिटल फंड की अमाउंट मिसिंग है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे. तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसके लिए ये सिंपल इक्वेशन हमें पहले भी पता है कि जी एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में क्या हो जाएगा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल फंड प्लस लाइबिलिटीज. तो यहाँ पे ये जो कैपिटल फंड है, अगर ये मिसिंग है, तो मैं क्या करूँगा, ओपनिंग डेट्स
कैपिटल फंड मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करूँगा, ओपनिंग डेट के टोटल एसेट्स माइनस ओपनिंग डेट की टोटल लाइबिलिटीज। ये तो हमें पता है कि जी कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, लेकिन ये आपने ज़रा ध्यान से नोट रखना है कि हम यहाँ पे ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लाइबिलिटीज लेंगे। टोटल एसेट्स, टोटल ओपनिंग एसेट्स माइनस टोटल ओपनिंग लाइबिलिटीज एंड द डिफरेंस विल बी ओपनिंग कैपिटल फंड। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ज़हन में रखना है। सो दिस इज द टॉपिक, विद दिस नॉलेज वी कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन, और एक आपको वर्कशीट भी शेयर कर दी जाएगी। इस वक्त हम एक क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे जो वर्कशीट आपको करवाई जानी है। सो क्वेश्चन आपने, सो दिस इज द वर्कशीट जो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम कोई एक क्वेश्चन करते हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5, उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिस वन, AB Cricket Club is a not for profit organization। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया, स्टेट 2 reasons why the members of a not for profit organization do not receive a dividend। So it's a simple question। हम यहाँ भी पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे कि सबसे पहले तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, दैट इज नॉट टू अर्न अ प्रॉफिट। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया जाता है, और वो प्रॉफिट जब हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉफिट नहीं होता, सो देयर इज नो डिविडेंड। मजीद नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग इसको रन कर रहे होते हैं उनको ओनर्स नहीं कहा जाता, दे आर ट्रस्टीज, ठीक है, जो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसा वो ओनर्स नहीं होते जो कि उसको प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनाते हैं, वो वेलफेयर पर्पस के लिए बनाते हैं। तो ये एक बड़ा सिंपल सा पार्ट है, इसको आपने ज़रा गो थ्रू कर लेना, मार्किंग स्कीम आपको साथ ही दे दी जाएगी। देन एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें बताया गया कि जी कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है 1 सितंबर 2015 की, और बाद में हम डेट्स को अगर देखें तो 31 अगस्त 2016 इज़ द एंडिंग डेट, और 1 सितंबर 2015 इज़ द स्टार्टिंग डेट। रिक्वायरमेंट से पता चल जाएगा ईयर स्टार्ट एंड ईयर एंड। 31 अगस्त 2016 इज़ द ईयर एंड डेट। तो अगर ये ईयर एंड है तो साल शुरू होगा 1 सितंबर 2015 से। ये मैं क्यों डेट्स हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि 1 सितंबर 2015 को जो वैल्यूज नज़र आ रही हैं, दीज आर ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंसेस जैसा कि इक्विपमेंट की ओपनिंग वैल्यू है, ओपनिंग डेट पे सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, देन ओपनिंग डेट पे सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स। एरियर्स मींस रिसीवेबल, एरियर्स मींस रिसीवेबल। तो ओपनिंग डेट पे रिसीव्ड इन एडवांस एंड रिसीवेबल अमाउंट। लाइफ मेंबरशिप फंड की अमाउंट आपको नज़र आ रही है 1500 की। देन ट्रेड पेएबल्स फॉर रिफ्रेशमेंट्स, ओपनिंग डेट पे हमें ट्रेड पेएबल्स नज़र आ रहे हैं। ओपनिंग डेट की इन्वेंट्री नज़र आ रही है रिफ्रेशमेंट्स की, एंड दिस इज ओपनिंग डेट्स एक्यूमुलेटेड फंड। उसके बाद हमें रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट नज़र आ रहा है। डेबिट साइड पे सारी की सारी रिसीप्ट्स हैं और क्रेडिट साइड पे सारी की सारी पेमेंट्स हैं। दिस इज बेसिकली कैश बुक या बैंक अकाउंट भी कह सकते हैं। तो डेबिट साइड पे सारी की सारी रिसीप्ट्स हैं, क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स हैं। आगे आ जाएं, 31 अगस्त मींस ईयर एंड डेट। तो क्लोजिंग डेट पे जो हमें वैल्यूज दी हुई हैं, अब क्लोजिंग डेट की रिसीव्ड इन एडवांस है $295, और क्लोजिंग डेट की एरियर अमाउंट है, एरियर मींस रिसीवेबल 165, और क्लोजिंग डेट के ट्रेड पेएबल्स फॉर रिफ्रेशमेंट्स, ट्रेड पेएबल्स फॉर रिफ्रेशमेंट्स, ये क्लोजिंग डेट का पेएबल होगा, और ये इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस है या
क्लोजिंग इन्वेंट्री है रिफ्रेशमेंट्स की। उसके बाद डिफरेंट पॉइंट्स हैं। हमें सबसे पहले बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम 11 मार्क्स के लिए बनाएंगे। फिर है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाए फॉर 8 मार्क्स। और डी पार्ट में हमसे पूछा हुआ है एक्सप्लेन व्हाई द क्लब ट्रांसफर्स लाइफ मेंबरशिप फंड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स ओवर 10 ईयर्स। ये थोड़ी देर पहले हमने इलस्ट्रेशन में बात देखी थी जब हम स्लाइड्स डिस्कस कर रहे थे, इस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा जी, थोड़े से मजीद पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि नंबर 4 में हमें डोनेशन का बताया हुआ है कि 3500 का एक डोनेशन मिला है और ये न्यू क्लब हाउस इन्होंने परचेज करना है। इट हैड बीन इन्वेस्टेड इन अ न्यू सेविंग्स अकाउंट एंड इज टू बी कैपिटलाइज्ड। कि ये एक हमें मेजर डोनेशन मिला है और क्लब ने क्या किया, उसको एक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया और ये जो अमाउंट है इसको हमने कैपिटल के साथ लिख लेना है। ये करंट ईयर की इनकम नहीं है, कैपिटल फंड के बाद हम अलग से लिखेंगे। अब ये एक नई चीज़ हमारे सामने आ गई, तो ज़हन में रखें कि जब हम क्वेश्चंस में जाएंगे तो इस तरह के पॉइंट्स हमारे सामने आने हैं। जैसा कि वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि ये जो डोनेशन आया है दिस इज़ नॉट फॉर द डेली बेसिस यूज, दिस इज़ टू परचेज अ न्यू क्लब हाउस, न्यू बिल्डिंग। तो ये फ्यूचर में उन्होंने परचेज करनी है, इसलिए इस पैसे को सेव रखा जाएगा और इसकी नेचर क्योंकि कैपिटल की है फॉर द लॉन्ग टाइम बेनिफिट, इसलिए उसको कैपिटलाइज करना है। मतलब कैपिटल फंड के बाद अलग से 3500 की एक लाइन आइटम लिख दी जाएगी। नंबर 5 में हमें डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है। नंबर 6 इक्विपमेंट के बारे में बताया गया कि जो सेल हुआ उसकी नेट बुक वैल्यू है 3640। तो जो सेल करके पैसे आए हैं वो कहाँ पड़े हुए हैं, ये देखें सेल ऑफ इक्विपमेंट 4000 हमें ऊपर नज़र आ रहा है डेबिट साइड में। तो वो है कितने का था, 3640 का। तो 4000 और 3640 दोनों का जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट होगा, क्योंकि 3640 का जो इक्विपमेंट है वो सेल हो गया 4000 का। इस तरह से नंबर 7 में बताया गया द लाइफ मेंबरशिप फंड इज ट्रांसफर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओवर 10 ईयर्स इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो ये क्लियर हो गया कि ऊपर जो लाइफ मेंबरशिप फंड हमें नज़र आया वो हमने 10 साल के लिए हमें वो हमारी पॉलिसी है कि हम उसको 10 साल के लिए रिसीव करते हैं या मेंबर को 10 साल मेंबर मेंटेन करेंगे। तो दैट अमाउंट विल बी डिवाइडेड बाय 10। तो करंट ईयर की अमाउंट जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो हो जाएगी और रिमेनिंग अमाउंट है वो डेफर्ड इनकम बन जाएगी इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वेरी आफ्टर एक्यूमुलेटेड फंड। तो नंबर 8 क्या है जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त द क्लब मेड अ प्रॉफिट 720 ऑन द सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट्स। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट्स का इन्होंने प्रॉफिट खुद ही बता दिया। हालांकि ऊपर हम रिफ्रेशमेंट्स की वैल्यूज़ देख रहे थे, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल परचेजेस, तो इन्होंने प्रॉफिट खुद ही कैलकुलेट कर दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि उसमें हमें कहा जाएगा कैलकुलेट करने को, तो वो फिर हम छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करेंगे और उसको वहाँ से प्रॉफिट कैलकुलेट किया करेंगे, देन सो ऑन। तो ये अगर उन्होंने दिया हुआ है तो थोड़ा सा आसान हो गया। ये प्रॉफिट की अमाउंट जो है वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज एन इनकम शो कर देंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट रखनी है कि हमें अलग से सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन हम बनाएंगे और वहाँ से जो सब्सक्रिप्शन इनकम निकलेगी दैट सब्सक्रिप्शन इनकम विल बी शोन एज एन इनकम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, फिर इसकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। वर्कशीट में इन तमाम क्वेश्चंस की मार्किंग स्कीम साथ ही अटैच कर दी जाएगी। सो गुड लक, हैप्पी स्टडी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।